नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। अभी तक आपने सुना, शादी में जालपा को चंद्रहार नहीं मिलता, ससुराल में उसके सारे गहने भी चोरी हो जाते हैं, जिससे जालपा बहुत परेशान रहती है। रमानाथ सर्राफ से उधार लेकर जालपा को चंद्रहार और शीशफूल देता है। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि एक सर्राफ के घर आकर गहने दिखाने पर कंगन और रिंग भी उधार ले ली जाती है। अब रमानाथ को कर्जा उतारने की चिंता है। आइए आगे सुनते हैं। जालपा अब वह एकांत वासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर वह क्यों मनमारे घर में पड़ी रहती। वस्त्र आभूषण कोई मिठाई तो है नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जाए। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फ़ायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। और कुछ दिनों के बाद सास की ज़रूरत भी नहीं रही। वह अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रंग रूप लावण्य वस्त्र आभूषण शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पे पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सुनी रहती। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं ना कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियाँ दिल बहलाया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। गागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी। पान पत्तों का खर्च प्राय उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायनें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया, गंगा तट पर जलपान का खर्च सब उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपये रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपये की तो हैसियत ही क्या थी। उसका मुंह जो होता रहता था। जालपा उससे इन चमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है, ये देखकर वह फूला न समाता। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहाँ की बहार देखकर सबके सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक नहीं था। शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे आने लगे थे। इस पर जालपा का आग्रह, और फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियाँ मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है। रंग रूप में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल, फिर वे क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित ना होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान करवाने ले जाता तो पंडों तक से बात न करने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी। किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जालपा की रूपछटा उसके साहस को और बढ़ा देती। जालपा रूपहीन, काली कलौटी, फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसे पर्दे में बिठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला रूप गठन श्रृंगार में जालपा की बराबरी नहीं कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से ही शहर में रहती आई हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी तो वो भी रमा ने पूरी कर दी। मगर पर्दे का ये बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वनिया जीने नहीं देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये क्या स्वांग है कि इस तरह मुँह छुपाए चिक के पीछे बैठी रहें। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए।
जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, कहीं बाबूजी देख लें तो क्या? कुछ नहीं भाई, मैं तो हमारे शर्म के गड़ जाऊं। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर नहीं आएंगे। और जो कहीं अम्मा जी देख लें तो? अरे अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में सब ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जालपा ने नई महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका लेते हैं। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्वीता थी कि कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर पाई। अब दोनों प्राणी वहाँ से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा, क्या करती, इनकार करते भी तो नहीं बनता था। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूँ? क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपये खर्च करने से क्या फ़ायदा? रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी है कहाँ? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, ये तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियाँ, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लूँगा, लेकिन घर के लिए क्या करूँ? जालपा, क्या ये जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी नहीं थी। उसका रोज खर्च बढ़ता जा रहा था। अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत नहीं आई थी। एक बार गंगू महाराज ने तो इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप सभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियाँ पहनी हुई थी। जड़ाऊ, कंगन और मोतियों के हारों की तो कमी थी नहीं, पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का ही तो फल है कि मुझे ऐसी सुंदर मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी में ही सुख ना उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का? साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया। दूसरे दिन दोनों चीज़ें लाकर ही दम लिया। जालपन ने झुंझला के कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीज़ों का काम नहीं है। 150 से कम की तो ना होंगी। रमानाथ, 150? इतना फिजूल खर्च मैं नहीं हूँ। 150 से कम की तो ये चीज़ें हैं नहीं। जालपन ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है? मेरे रुपए वसूल हो गए। जालपा, सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ, सच बता दूँ? 135 रुपये। 75 रुपये की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, ये 150 ही हुए। मैंने कुछ बढ़ा के थोड़ी कहा था। मगर यह सब रुपए अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा, जरा सुनो। कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो क्या मालूम क्या हो। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ? इन चीज़ों को लौटा आओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नज़रों से कहा, इन चीज़ों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीज़ों को लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार नहीं थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बता दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। गेट पर साइन बोर्ड था, इंद्रभूषण एडवोकेट हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदुभूषण की पत्नी थी और पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता? 6 महीने पहले वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी दिन
उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव मिलेगा। पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई नहीं था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल गई आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले आई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेपते हुए कहा, जी हाँ, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ, अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ, मगर वह साफ कह देता कि मैं 25 रुपये का क्लर्क हूँ तो शायद वकील साहब उससे बात करने में भी अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफ़ेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थीं, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियाँ बतला रही थीं कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था, जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्भ ने छुआ तक नहीं था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती थी। जालपा उसके सामने ऐसी लगती जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुल्फ़ी सब मेज़ों पर सजा दिए गए। रतन और जालपा मेज़ पर बैठी। दूसरी मेज़ रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज़ के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर ही लेटे हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदादिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी। दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसीलिए जब रतन ने जालपा से कहा, चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, तो इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दें, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूटा। रमा ने पिंजरे में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता कि यहाँ यह विपत्ति उसके सिर पर पड़ जाएगी तो आने का नाम भी नहीं लेता। वकील साहब ने मुंह सुकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज़ हजम ही नहीं होती। दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियाँ सी निकलने लगती हैं। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं ली? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज़्यादा बेसमझ आदमी संसार में नहीं मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी नहीं मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बताता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े का सूजन बताता है तो दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा दे दी जाती है और निर्दयता से रोगियों के गर्दन पर छुरी ठुरी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं इनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसा महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूँ। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं भ्रम भी हुआ था।
बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा? रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप नहीं थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया था या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गई। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी। लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा भी नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊँ। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज़ पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध भी कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन रात मोटी हुई जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जालपा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे? रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ यह चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूँ। मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे चाहूँ रहूँ, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूँ अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है, आराम क्यों नहीं करते। पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह मेरे ही लिए तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा बिहार रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका बस की बात नहीं है। रतन, हाँ बहन, हैं तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं, गरीबों के महीने बांध रखे हैं। तुम्हारा वे कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दें। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वह मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है। किसके पास जाऊँ, किसी से परिचय नहीं। ना मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मोह करूँ। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूँ, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर जटना चाहती थी। मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक नहीं दिए। श्रृंगार की चीज़ों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज चली आया करो। जालपा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूँगी। अरे क्या ज़रूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य तो कहीं नहीं सराहते, हाँ घुड़कियाँ जमाया करते हैं। रतन, सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वह भी आ गए। पूछना ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा रमा से, क्यों, चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिनों में बना देगा। रतन, ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़ी के क्या लिए थे। 800 के थे। रतन, कोई हरज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है कि इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं हैं। वह मर जाएगा पर यह नहीं कहेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में डर रही थी
कहीं ये महाशय ये ना क्या बैठे, सर्राफ से पूछ के बताऊंगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं? रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब के रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहज स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए हुए देर हो गई? रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमा, जी हाँ, 3 रुपये की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हरज नहीं, वह रुपये वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो यहाँ बुलाओ। रमा, अब के इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊँ? जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उनकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतज़ाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूँगा। कुर्सियाँ, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ना कुली की ज़रूरत, ना मजूर की। उन्हीं मूसल चंद को रहने दूँगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो इसी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लोंडे को जोत दूंगा। कहूँगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना? रमेश, अजी अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, ज़रूरी चीज़ों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीज़ें जुटा सकूँगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगे और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, यह बहुत अच्छा किया। बहुत से आदमी हो जाते तो भब्बड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों की सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर लाई। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन सा गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे इस कमरे में आईने की ज़रूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था, ना इनकी कह सकता था ना उनकी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेज़ों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, और मुझे सैकड़ों अंग्रेज़ों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। और फिर क्या ये ज़रूरी बात है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेज़ों की नकल करें? हम अंग्रेज़ नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदम कद आईने रखे देखे हैं। ये तो हमारे अपने बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेज़ों का मुँह चढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ बना दिया है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज़ बनने का शौक जताया है? दयानाथ अंग्रेज़ों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। वह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरा, कटोरी, गिलास, लोटा, तसला किसी में भी उन्हें आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेज कुर्सियाँ नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना ही दिया। अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। ये क्या कि आधा तीतर आधा बटेर, कोट पतलून पर चौगशिया टोपी तो अच्छी नहीं मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन ये जवाब सुना तो वह चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले,
तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा। भला ऐसे 10-5 अंग्रेज़ों के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरंटा हेड क्लर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज़ के कमरे में तो शायद आपने कदम भी ना रखा हो। और उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया। दयानाथ, ये तो आपकी जवान है, उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहे, लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेज़ों से कम नहीं है, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पे आकर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आ गई। तीनों आदमी झटपट बाहर निकल आए। रमा तो इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली आए, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, यह मेरे पिता हैं और ये मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले, सकपकाई से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर ही से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए वह रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने शराब से कह तो दिया होगा। रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए ना दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात नहीं कर सकता था। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी नहीं झिझकता था, पर जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच नहीं होता था। लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद नहीं रहा होगा। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहे तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100-100 रुपये के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी, चीज़ तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर ला दूँ। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ, विलम्ब से मुझे उलझन होती है। यह कहकर वह मोटर पर बैठ गई और मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानंद, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचाए। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। ज़रूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला ला सकती हैं। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से बाहर पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई ये अंग्रेजियत नहीं देखी जाती, क्या करें, संतान की ममता है। नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूँ, भैया अपना घर लेकर अलग रहो। आँख फटी पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूँ सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन ये औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यह क्यों मान लेती हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए? दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। भौहें चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूँ। उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूँ, यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेपते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जालिया बना दिया, और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुभ कैसे आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ? मैं ज़रा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, ज़रा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ। इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमा कर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, ये बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज़ होती है, किसी को नहीं होती। ये अपनी सुध बुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझें तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं। यह मेरे खातिर झूठ तो बोलेंगे नहीं।
सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने ये ढंग अख्तियार किया है, उसके पहले मैं ही मुंह में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत ना बिगड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सतपथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये किस्सा तो हो चुका, अब ये बताओ उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100 के थे। रमानाथ, ठग लाया हूँ। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आँच ना आने पाए। किसी को कानो कान खबर ना हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं, वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे दूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली है तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, चढ़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई है। रमेश, तो चलो मैं एक अच्छे शराब से बनवा दूँ। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपये अपने पास से ही खर्च कर दो, पर वह यही समझेगी कि मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, हाँ बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं, शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया होगा, यहाँ कुछ तैयारी तो थी नहीं। रमानाथ, कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उससे 800 रुपये बताए थे और मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपये ले लिए होते तो शायद उथल पुथल ना होती, वह अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमा ने विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ ही झूठ बोली। यह मुझे अपने मन में कितना नीच समझ रहे होंगे, रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं गबन के अगले अध्याय के साथ।